Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We had already started with a chapter called as breathing and exchange of gases. Okay, तो आज का हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द यू कैन से ट्रकिया. ओके, तो ट्रैकी के बारे में अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. तो ध्यान देने की वाली बात यह है कि ट्रैकी जिसको कॉमनली विंड पाइप के नाम से पहचाना जाता है. ओके, एंड इनको दूसरा प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ये भी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं. ओके, तो ट्रैकी एंड ब्रोंकाई को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा ये सारी बातें आज के लेक्चर में होंगी. तो बिफोर मैं कुछ डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, एक बेसिकली आपके स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर रख देता हूँ. ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं ये डायग्राम को, फिर बाकी की सारी बातें को डील करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो सबसे पहला सिनेरियो जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस. ओके, विच इज नॉर्मली अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना. और यही जो है हमारे फैरिंग से फूड को इसोफेगस के अंदर जाने में मदद करके देता है. ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारे कार्टिलेजेस के बारे में बात की थी, लाइक अराउंड 6 कार्टिलेजेस वी हैव टॉक्ड अबाउट. ओके, जिनमें से आपका यहाँ पे सेकंड जो सिनेरियो आ रहा है दैट इज अ थायराइड कार्टिलेज, देन सर्कोइड कार्टिलेज. फाइन. और फिर आपको एक इलोंगेटेड ट्यूब आपको दिख रही है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है. ओके, तो यहाँ पे आप लोग फोकस करना थोड़ा सा. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें बताने जा रहा हूँ. जैसे कि सी ट्रैकिया जो होता है, इट इज लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथीलियम. ओके, क्या सेल्स होते हैं उनके अंदर? सीलिएटेड एपिथीलियम सेल्स होते हैं. ये आपको कंपलसरी याद रखना है ट्रकिया के अंदर. ठीक है, ट्रकिया की टोटल लेंथ जो होती है वो है 10 to 11 सेंटीमीटर. ओके, और जो आप लोग यहाँ पे ये सी शेप स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हो उसके ऊपर जो मैंने बना के रखा है, दी सी शेप स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज अ कार्टिलेजिनस रिंग. ओके, तो इनको क्या बोला जाएगा? ट्रकिया इज सपोर्टेड बाय द सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, नाउ ट्रकिया आगे जाके बाइफर्केशन हो जाता है. क्या हो जाता है? बाइफर्केट हो जाते हैं. तो एक जाता है राइट साइड में और एक जाता है लेफ्ट साइड में. ठीक है, अब दोनों को थोड़ा सा फोकस करके देखो. जो राइट साइड के अंदर ट्रकिया आया है वो एकदम नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वही अगर आप लेफ्ट साइड के बारे में देखोगे तो वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है. बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस क्या है? राइट साइड वाला सीधा नीचे जा रहा है और वही लेफ्ट साइड वाला है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है. फाइन. अभी तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई. जो बाइफर्केशन हुआ है ना, ये ट्रैकिया का जो बाइफर्केटेड हुआ है, सो दैट टू ब्रांचेस एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्राइमरी ब्रोंकाई. ओके, ध्यान देने वाली बात है. ओके, नाउ दिस प्राइमरी ब्रोंकाई जहां से लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे देखो ये दो डॉट इंडिकेशन बना के रखे हैं मैंने, इसको ठीक तरीके से देखो. मतलब यहाँ से हमारे लंग्स की शुरुआत हो जाती है ना, ये हमारे लंग्स की शुरुआत हो गई. ठीक है, तो उस ओरिजिन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हाइलम. क्या बोलेंगे? हाइलम. एक और बात रह गई है विथ रिस्पेक्ट टू द सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये अराउंड 16 to 20 सी शेप स्ट्रक्चर्स हमको देखने मिलते हैं ट्रकिया के ऊपर. कितने? 16 से लेके 20 सी शेप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं ट्रकिया के ऊपर, कार्टिलेजिनस रिंग उसके बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, जो कि एक ट्रकिया को बोलते हैं ना, सपोर्ट करने का काम करते हैं. नाउ हाइलम के बाद आप लोगों को क्या समझना है? सेकेंडरी ब्रोंकाई. ध्यान आपका ब्रोंकाई के ऊपर ही रहेगा. सेकेंडरी ब्रोंकाई विल गेट फर्दर ब्रांच्ड इनटू द टर्शरी ब्रोंकाई. ओके, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है? तो आप लोग ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई देख रहे हो, मतलब ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, यू विल सी अ सी शेप स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस रिंग्स आर सीन ओवर दैट. सही बात है, मतलब ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई के ऊपर आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने मिलते हैं. अभी ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है, उसकी साइज ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर होती है. और जो लेफ्ट साइड वाला रहता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है. ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई जिसकी साइज है 5 सेंटीमीटर. ओके, कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अभी एक स्पेशलिटी और भी है. लंग्स को देखो आप लोग. जो राइट साइड वाला लंग्स है उसके पास टोटल 3 लोब्स है. जैसे कि ये रहा लोब नंबर 1. ओके, फिर ये रहा मिडल लोब यहाँ पे, और फिर ये नीचे है टर्शरी लोब. ओके, मतलब
तीसरा लोब यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो राइट लंग होती है वो साइज में बड़ी होती है, वेरस लेफ्ट लंग इज लिटिल स्मॉलर यू कैन से। और जो लेफ्ट लंग होती है उसके पास खाली दो ही लोब होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर साइड में। फाइन। और लेफ्ट लंग का जो सिनेरियो होता है, यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा दिख रहा है, एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर। इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। क्यों इसको कार्डियक नॉच कहते हैं? क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो इसी जगह पे लोकेटेड होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द स्पेशलिटी वी हैव ओवर हियर विथ रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट लंग। एंड हियर देयर इज अ डायफ्राम प्रेजेंट। ओके, तो एक जनरल स्ट्रक्चर जो है ना लंग्स का और ट्रकिया का, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है जो मैंने कंपैरिजन रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू द राइट ब्रोंकाई एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके, तो राइट ब्रोंकाई जो कि है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, ये वाइडर है और ये नैरो है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और ये मोर वर्टिकल है, सीधा नीचे आ रही थी, और ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जा रही थी, इसलिए मोर हॉरिजॉन्टल। फाइन, इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब थोड़ा सा ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारा डायग्राम चल रहा है ना। तो डायग्राम से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए आप लोग एकदम से। ओके, सो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। देखो, ये जो आप लोगों को ट्रकिया दिख रहा है, कार्टिलेजिनस रिंग्स उसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रहा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस गिव राइज टू द टर्शरी ब्रोंकस। मतलब देखो, अभी टर्शरी ब्रोंकाई तक आप लोगों को सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स आपको ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस के ऊपर देखने मिल रहा है। नाउ दिस टर्शरी विल गिव राइज टू द फर्दर ब्रांचिंग। ओके, और ब्रांचिंग होगी उनकी, फाइन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इनको हम लोग बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स, जिनकी साइज है 1 mm। ओके, कितनी साइज है? 1 mm थिकनेस की है। ओके, नाउ सी ओवर हियर, विदाउट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ओके, और जो आगे जाके और भी ब्रांचिंग होती है हम लोग उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विल गिव राइज टू द एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स नीचे आप बोल सकते हो 8 से 10 एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी प्रेजेंट। ओके, 8 से 10 मैं बोल रहा हूँ। ओके, 8 से 10 एल्वियोलस लाइक स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ग्रेप लाइक बंच जैसे अपियर कर जाते हैं। तो ब्रोंक्यूल से लेके ये एल्वियोलर सैक का जो रीजन है, इसको हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये जो एल्वियोलर सैक रीजन है ना, तो उसका एक जो एल्वियो एल्वियोलाई है उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलस। ठीक है, ऐसे करके भी आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइन, अभी एक को बाहर निकाल लेते हैं, एक एल्वियोलस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी एक एल्वियोलस के डायमीटर के बारे में बात करें तो ये 0.5 mm इन थिकनेस होते हैं। कितना होता है डायमीटर? 0.5 mm का डायमीटर होता है। फाइन, तो ये आप लोग वहां पे देख रहे हो, सी दिस इज द इनर सर्कुलर स्ट्रक्चर विच यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली। दिस इज दैट एल्वियोलस। ओके, तो इसके यहाँ पे जो मैंने सेल्स बनाए हैं, these are alveolar epithelial cells, these are made up of simple squamous epithelial cells, जो कि moist होना जरूरी है क्योंकि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। फाइन, और यहाँ पे जो आप लोग ये जो मैंने ट्यूब बना के रखी है एल्वियोलाई के पास, ये क्या है? एल्वियोलस के पास जो मैंने ट्यूब बनाई है, दिस इज अवर ब्लड कैपिलरी। ओके, तो ब्लड कैपिलरी की जो फर्स्ट लेयर है जो कि एल्वियोलस के कांटेक्ट में आ जाएगी, उसकी पहली लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। ओके, दिस इज द कैपिलरी। याद है आप लोगों को ट्रकिया, ट्रकिया की सर ये आर्टरी, आर्टरी गिव राइज टू द वेन्स, वेन्स गिव राइज टू द कैपिलरीज, है कि नहीं? और कैपिलरी ही जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से एक्सचेंज होना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेंगे एंड इंटरटिशियल फ्लूइड एरिया रहेगा। इंटरटिशियल फ्लूइड एरिया मतलब ये एल्वियोलस एंड कैपिलरी के बीच का जो एरिया रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरटिशियल फ्लूइड एरिया। फाइन, जो कि मदद करता है इन शॉर्ट गैसेस एक्सचेंज के लिए। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अभी ये सारी डायग्राम से अगर आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा, तो अभी हम लोग सारी बातों को डिटेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेनेशन में लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी समझने का टाइम आ गया ये पूरे स्ट्रक्चर को। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो देखो क्या लिखा है, द लैरिंग्स विच लीड्स इनटू अ लंग इनटू अ लॉन्ग ट्यूब
the trachea or you can say the windpipe which bearing a rings of the hyaline cartilage. जो सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स है वो कौन से टाइप के कार्टिलेज के बने हुए हैं? हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए हैं। ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। ओके, विच आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली? देखो, अगर मैं वेंट्रल व्यू बनाऊं तो आपको प्रॉपर सी शेप स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन वही अगर मैं डोर्सल व्यू बनाऊं, ओके, तो आप लोगों को पीछे से खाली इतना ही पोर्शन दिखेगा दोनों साइड से, ओनली दिस मच। सो इनकम्प्लीट ना, पूरा सी शेप स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आ रही है बात? पूरा स्ट्रक्चर होता तो सर्कुलर कह देते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो इनकम्प्लीट है, सी शेप स्ट्रक्चर ही है, तो आगे से ही सी शेप होता है, पीछे से नहीं। ओके, ऐसे बोल सकते हो कि पीछे से पकड़ के रखा है। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया एंड प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बता रहा हूँ, डायग्राम में भी था ये बात। ओके, सो ट्रकिया इज लाइंड बाय द सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे मैंने और अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है इसको। ठीक है, इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स विच बियरिंग अ ग्लैंडुलर सेल्स, जो कि म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों सिक्रेट होता है म्यूकस? द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स कीप्स द वॉल्स ऑफ द ट्यूब मॉइस्ट, ताकि एक लुब्रिकेशन बना रहे, और इतना ही नहीं, जो भी ट्रैप करने के लिए मदद करेंगे डस्ट पार्टिकल्स को, जो कि लाइक वाइल इनहेलिंग द एयर, चांसेस होते हैं ना कि हमारे इनहेलेशन के टाइम कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, तो उनको फिल्टर करने का काम ये म्यूकस ग्लैंड करवा के देते हैं। फाइन, सो पार्टिकल्स विच एंटर विद इन द एयर। नाउ see the vibratile cilia, vibratile matlab kind of a vibration, kind of movement, you can say the vibratile cilia of the epithelium then carry the mucus containing dust particle up to the throat region. Okay, कौन से region? throat region तक हमारे लेके चले जाता है, where they can be spitted out. Okay, so in short body से बाहर निकालना है उनको। fine, it is the lower end of the trachea bifurcates into a pair of primary bronchi, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डायग्राम में बता चुका हूं। okay, which enters the right and the left lung. Okay, the wall of the bronchi are likewise supported by the cartilaginous ring. तो आप लोगों ने देखा है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इन सब के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये डायग्राम के बारे में बात हो चुकी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द लंग्स, जिनको कॉमनली पल्मोनेंस के बारे में, मतलब पल्मोनेंस के नाम से भी पहचाना जाता है। ओके, तो देखो लोकेशन की बात करते हैं कि लंग्स कहाँ होते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ लंग्स। ओके, तो दो होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, लाई in the thoracic cavity, you can say one on either side of the heart. Okay, now the thoracic cavity is enclosed behind the thoracic vertebrae, okay, laterally by the ribs and in front by the sternum. ये आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको कंपलसरी पॉइंट है जो कि याद रखना बनता है यहाँ से। ठीक है, सो इसको याद कर लेना, दिस इज अ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे लंग्स को लेके। क्या बोल रहा हूँ? इट इज सी located in such a way that the thoracic cavity is enclosed behind by the thoracic vertebrae, okay, laterally by the ribs and in front by the sternum. तो हमारे सामने जो है वो sternum bone है, sternum को अटैच होके साइड बाय साइड हमारे ribs bone है, और पीछे के साइड में हमारा क्या है? तो thoracic vertebral column है। ठीक है, इतना सिंपल है इसको समझना। नाउ सी द thoracic cavity which is closed below by the diaphragm, तो सबको पता है, अभी मैंने डायफ्राम के बारे में भी दिखाया था। ठीक है, तो वो भी एक काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं कभी, जब ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की एक्टिविटी चलती है तभी। ठीक है, वो सारी बातें मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, सो रिलैक्स अबाउट दैट थिंग। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे आने वाला है, यहां से नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये पॉइंट को ध्यान देना ठीक से। देखो, प्लूरे, इट इज द ईच लंग इज एंक्लोज्ड इन टू मेम्ब्रेन, तो हर लंग के आउटर साइड से दो कवरिंग होती है, जिसको हम लोग प्लूरे कहते हैं। ओके, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, जो आउटर लेयर होती है सबसे बाहर की, उसको कहा जाता है पैराइटल प्लूरा करके, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है विसरल प्लूरा करके। ठीक है, तो पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन टच विद द लंग्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? विसरल प्लूरा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड द लंग्स, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा पैराइटल प्लूरा। या फिर पूछा जा सकता है विच टू लेयर्स आर प्रेजेंट
outside the means you can say which two types of the layers are the coverings, okay, you can say of the lungs. तो आंसर हो जाएगा आउटर साइड में parietal और इनर साइड में विसरल प्लूरा. कंपलसरी याद रखना है, प्लूरा वर्ड हम लोग लंग्स के लिए काफी ज्यादा बार यूज करते हैं, ठीक है. अभी खास बात क्या है, ये दोनों लेयर के बीच में है ना एक स्पेस क्रिएट हो जाती है. क्या क्रिएट हो जाती है? एक स्पेस जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा जाता है. क्या भरा जाता है? प्लूरल फ्लूइड. ये कौन सीक्रेट करता है? तो ये दो मेम्ब्रेन जो है ना ये लोग ही सीक्रेट करते हैं, तो उसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. फंक्शन काफी आसान है. देखो, एक तो लुब्रिकेट करेगा क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है और दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यू कैन से प्लूरल फ्लूइड. ओके. नाउ अनदर फंक्शन आप बोल सकते हो तो इट एक्ट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर एंड ऑल. फाइन. चलो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक मीडियास्टिनम करके एक वर्ड आ चुका है. मीडियास्टिनम एक ऐसी जगह है, देखो लंग्स के बीच का जितना भी एरिया है अदर देन हार्ट एंड ऑल, मतलब समझ में आ रही है? ट्रकिया आ गया, लंग्स आ गए, राइट लंग आ गई, लेफ्ट लंग आ गई, ये दोनों लंग्स के बीच का जितना भी एरिया है that is what called as a mediastinum. Okay, is the partition between the two lungs. Okay, and therefore includes the pleura of the both sides, but it is generally defined as a इंटरवल बिटवीन द टू प्लूरल सैक. मतलब क्या? राइट साइड की प्लूरल सैक, लेफ्ट साइड की प्लूरल सैक है ना, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट जोन है. फाइन. इट कंटेन्स द हार्ट, इसोफेगस, thoracic duct of the lymphatic system, remains of the thymus, etc etc. तो ये सारी चीजें वहां पे लोकेटेड आती है. मतलब इन इन शॉर्ट देखो ना, दोनों लंग्स के बीच में से ही तो तुम्हारा ये हार्ट प्रेजेंट है. दूसरी बात, इसोफेगस हमारा रन करता है, ठीक है. थोरैसिक डक्ट्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं जो यहाँ से रन करते हैं. फाइन. ये सारी बातें हम लोग करेंगे जब बॉडी फ्लूइड एंड रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे. ये जैसे कि थोरैसिक डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम बोला है ना, सो डोंट वरी अबाउट दिस. इन द कमिंग चैप्टर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. एंड थाइमस ग्लैंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. ओके okay? जो कि हमारे एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में मदद करते हैं. फाइन. So let's move ahead with the external structure of the lungs. As you can see on the screen, मैंने already external structure lungs के बारे में बता चुका हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट से टर्म्स है जो अभी हम लोग सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, ठीक है. सो लंग्स आर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, इलास्टिक होते हैं, पिंकिश इन कलर होते हैं. ये तो नॉर्मली सबको आइडिया आ ही गया होगा इस बात को लेके. ओके. इनका जो फर्स्ट अपर पोजिशन होता है वो एपेक्स रीजन होता है. ओके. इंफीरियर मतलब सबसे नीचे का पार्ट होता है जिसको हम लोग बेस कहते हैं. ओके. एपेक्स थोड़ा सा पॉइंटेड टाइप भी कह सकते हो, ठीक है. द रीजन नेक्स्ट टू द रिब्स मतलब आजू बाजू का एरिया बोल सकते हैं, उनको कोस्टल सरफेसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? कोस्टल सरफेस, जो कि रिब्स के आजू बाजू का एरिया होता है, ठीक है. नाउ द रीजन नेक्स्ट टू द मीडियस्टिनम मतलब अंदर के साइड से. ओके. मतलब अगर देखो, अगर ये लंग्स है, ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे डायग्रामेटिकली सो डेट आप लोगों का इमेजिनेशन काफी अच्छे से काम करे. यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. सो ध्यान दो. मान लो ये लंग्स है. फाइन. ये राइट लंग है, इसको मैं आर एल लिख देता हूँ, और ये मेरी लेफ्ट लंग है, इसको मैं एल एल लिख देता हूँ, ठीक है. अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये एरिया जो है ना बीच में, इसको मीडियस्टेनम कहते हैं. क्या कहते हैं? मीडियस्टेनम. तो देखो, द रीजन नेक्स्ट टू द रिब्स कोस्टल सरफेस एरिया, मतलब ये जो पूरा रिब्स होता है ना, ये पूरा यहाँ पे ऊपर से रिब्स दिखता है, तो वो उसके नीचे का जस्ट एरिया होता है, उनको कोस्टल सरफेस एरिया कहा जाता है. ओके. अभी देखो यहाँ पे द रीजन नेक्स्ट टू द मीडियस्टेनम मतलब यहाँ का एरिया, ये जो एरिया है ना साइड बाय साइड लैटरल एरिया, दिस एंड एज वेल एज यू कैन से दिस एरिया ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट लंग, इसी को कहा जाता है मीडियन सरफेस एरिया. फाइन. द लेफ्ट लंग जो होती है इट इज स्मॉलर देन द राइट लंग एंड हैज अ कॉन्कैविटी. ओके. वेयर द कार्डियक वेयर द हार्ट इज एक्चुअली लाइज, उस एरिया को हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं. फाइन. द लेफ्ट लंग के हैज टू लोब्स. ओके. और लेफ्ट लंग का अगर वेट करे तो देखो वजन करे तो वो ऑलमोस्ट 600 ग्राम्स होते हैं. ओके. तो लेफ्ट लंग के जो दो लोब्स होते हैं उनको कहा जाता है सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब्स. ओके. विच इज नॉर्मली डिवाइडेड बाय द ऑब्लिक फिशर. फिशर का मतलब क्या है? मान लो जैसे कि ये लेफ्ट लंग है, तो यहाँ के बीच में जो पार्टीशन बना हुआ है ना, तो इस पार्टीशन को हम लोग फिशर कहते हैं, जिसको ऑब्लिक फिशर कहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है. फाइन. नाउ लेट्स मूव अहेड ओवर हियर. देखो राइट लंग जो होते हैं इनके पास टोटल 3 लोब्स देखने मिलेंगे, और राइट लंग का जो वजन है दैट इज अ वे, इट इज ऑलमोस्ट यू कैन से 700 ग्राम्स. फाइन. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड द इंफीरियर लोब. ओके. तो डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल फीचर एंड द ऑब्लिक फीचर. हॉरिजॉन्टल फीचर जो है ये आपको सुपीरियर एंड मिडिल लोब के बीच में देखने मिलेगा, एंड इंफीरियर लोब एंड मिडिल लोब के बीच में आपको ऑब्लिक फीचर देखने मिलेगा. फाइन. दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन गॉट्स ओवर हियर.
ओके, ये सारी डायग्राम्स के बारे में बात हो चुकी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ठीक है, सो सी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है. एज सुन एज द प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स ईच लंग, इट डिवाइडेड, okay, it divides to form the secondary bronchi. Fine, each secondary bronchi further divide to form tertiary bronchi. अभी नोट क्या बोलती है कि सबके पास कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, सी शेप स्ट्रक्चर. ये ऑलरेडी पॉइंट में कवर कर चुका हूँ. ओके, ना फोकस करो नेक्स्ट वाले पॉइंट को लेके, मतलब ब्रोंक्यूल्स का एरिया चालू हो चुका है. ठीक है, देखो, द टर्शियरी ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस, द ब्रोंक्यूल्स. ओके, विच आर विदाउट कार्टिलेजिनस रिंग. कोई डाउट्स इसमें नहीं है ना, ये एक आपका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था. फाइन, सो लेट्स मूव अहेड. द ब्रोंक्यूल डिक्रीजेस इन डायमीटर, मतलब उनकी डायमीटर जो है वो कम 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 होते जाती है. ओके, फाइनली एक फाइन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लोग. ओके, एंड द एपिथेलियम आल्सो बिकम्स थिनर एज दे गो डीपर इनटू द लंग्स. थिनर होना जरूरी है, तभी तो गैसेस एक्सचेंज होना पॉसिबल है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, into the lungs. After repeated branching, one of the smaller bronchioles enter a lung lobule, which is called as a lobular bronchiole. Okay, and the later give rise to the terminal bronchioles, which are further subdivided into the respiratory bronchioles. So finally आप लोगों को respiratory bronchioles मिल जाएंगे जहां पे आपके alveolar sac present होंगे. Fine, so let's move ahead. देखो, अभी एल्वियोलर नाम आ चुका है तो स्क्रीन पे टॉपिक भी क्या चालू हो गया. एल्वियोलर डक्ट्स, एट्रिया, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई. तो इन सब के बारे में अभी हमको डिटेल स्टडी करना है. देखो कैसे सीक्वेंस आगे जा रहा है, ये सीक्वेंस को याद रख लो बेटा, हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन बन जाए. ओके, तो देखो, द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू द एल्वियोलर डक्ट. ओके, एल्वियोलर डक्ट्स में ओपन हो जाते हैं, विच टर्मिनेट्स इन एक्सपैंडेड पैसेज द एट्रिया. ओके, विच इन टर्न्स लीड्स टू द एल्वियोलर सैक. मतलब पहले, सबसे पहले एल्वियोलर डक्ट, alveolar ducts will little bit extended, जिसको हम लोग एट्रिया कहते हैं, और एट्रिया फाइनली लीड्स ओपन इनटू द एल्वियोलर सैक, जिसको, जिसके अंदर एक्चुअली इनहेलेशन के बाद जो हवा होती है वो भर जाती है उसके अंदर. ठीक है, और फाइनली सी देखो यहाँ पे, द लेटर ओपन्स इनटू द एल्वियोलाई, इन शॉर्ट जिसको एसिनाई कहा जाता है. ओके, now see, in two lungs total 300 millions of alveoli are present. Important, ध्यान रखने वाली बात है. ओके, इन टू लंग्स टोटल, दोनों लंग्स को मिला के 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. एल्वियोलाई क्या होते हैं? सो दीज आर थिन walled consisting of squamous epithelium. Squamous यानी फ्लैट सेल्स. ओके, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल लेयर है. फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड. द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम लोग कहते हैं, इसके थ्रू ही तो गैसेज एक्सचेंज होना पॉसिबल है ना. तो देखो यहाँ पे, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज विल बी टेकिंग प्लेस. नाउ सी, अ फिल्म ऑफ लेसिथिन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं. देखो इसको, a film of lecithin which lies normally the alveoli of the lungs that lowers the surface tension and keeps the alveoli open. Okay, ये एक लेसिथिन वाला लाइन आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, जैसे कि ब्रीदिंग. ओके, इज द इनफ्लो, इंस्पिरेशन जिसको कहते हैं, एंड आउटफ्लो जिसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं, ऑफ द एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई ऑफ द lungs. Fine, next, see over here. दूसरा काम क्या है? डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये तो होना ही है. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड. नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज. नेक्स्ट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन and then resultant release of the CO2, that is what the cellular respiration. मतलब क्या है? इन शॉर्ट, जो लंग्स में गैसेज एक्सचेंज हो रही है, मतलब क्या, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में जा रहा है. ब्लड को जब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, क्योंकि हमको काफी सारे कैटाबॉलिक रिएक्शन करने होते हैं और वो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकते. ठीक है, अब एक बार ऑक्सीजन का यूज कर लिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह कर लिया, इन रिटर्न क्या हो जाएगा? हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एंटर इनटू द ब्लड, तो ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेट हो जाएगा. ठीक है, यही डीऑक्सीजनेट को प्यूरिफाई करना होता है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, तो ये हार्ट क्या करता है? लंग्स में पंप कर देता है. ठीक है,
सो लंग्स के अंदर फिर से गैसेज एक्सचेंज हो जाती है, समझ में आ रही है बात? सो दैट इज व्हाट एक्चुअली इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आई हैड गिवन टू यू हाउ द थिंग्स एक्चुअली रन। डोंट वरी, ये पूरे सिनेरियो को मैं आपके सामने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ओके, बढ़ते हैं आगे। सी यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला टॉपिक जो है वो चालू हो चुका है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। ओके, दे आर मेनली टू प्रोसेसेस बाय विच द लंग्स आर एक्सपांडेड और यू कैन से कॉन्ट्रैक्टेड। फर्स्ट, द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम which increase and decrease the diameter of the thoracic cavity, जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं। ओके, द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द रिब्स which lengthen and shorten the thoracic cavity। समझ में आ रही है कुछ बातें? ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पहला टॉपिक क्या चालू हो चुका है? इंस्पिरेशन चालू हो चुका है ना। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? पहला शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, फिर ये सारी चीजों को रीड करेंगे तभी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो, देर किस बात की, सबसे पहला आप लोगों को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं मैकेनिज्म। ओके, तो देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये दो प्रोसेस में खत्म होते हैं। एक है इनहेलेशन जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस है, नीट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। ओके, वेर एज एक्सहेलेशन इट इज एक्सपीरेशन, इट इज नथिंग बट अ पैसिव प्रोसेस, अगेन इट इज अ नीट क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। फाइन। एक अडल्ट इंसान के बारे में बात करूं तो एक ब्रीदिंग साइकिल जो है ना वो कंप्लीट होता है 5 सेकंड में, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंप्लीट्स इन द 5 सेकंड्स। ओके, फाइन, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो टोटल 12 साइकिल हमारे पर मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे। कितने साइकिल ऐसे हो जाएंगे? 12 साइकिल हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विथ रिस्पेक्ट टू द इनहेलेशन। जैसे कि हम लोगों ने बोला इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो देखो सबसे पहला स्क्रीन पे डायफ्राम आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। तो डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है इसको लेके काम करेंगे। तो देखो डायफ्राम जो कि डोम शेप स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से जो कि इंस्पिरेशन में मदद करते हैं। अभी ये सारी चीजें क्या है सर? तो यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंडिंग करो इसको। देखो ये तुम्हारा डायफ्राम है, ठीक है, क्या है ये? डायफ्राम। ये जो है यहाँ पे जो थिक लाइन बना के रखी है, दिस इज एन ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लंग्स। क्या है ये? ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लंग्स। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अब डायफ्राम से कुछ मसल्स जो है वो तुम्हारे लंग्स के साथ अटैच है। देखो यहाँ पे दोनों साइड से, है कि नहीं? डायफ्राम और लंग्स का मसल अटैचमेंट दिखने को मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ फेर्निक मसल्स और रेडियल मसल्स। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो इंस्पिरेशन में मदद करने वाले हैं। ओके, so what are phrenic muscles? These are the muscles which are connecting the diaphragm along with the lungs। अभी इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो बोन्स देखने को मिल रहे हैं, these are actually ribs। हमारे क्या है? these are ribs। तो इन शॉर्ट ये रिब केज के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और ये रिब्स के बीच में जो एरिया मैंने पैरेलल लाइंस ऐसे बना के रखी है ना छोटी छोटी, ये नथिंग बट these आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या है ये? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ओके, डायफ्राम का स्ट्रक्चर कैसा है? डोम शेप स्ट्रक्चर है। अभी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फेनिक मसल जो है दिस आर अटैच टू द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। ओके, एंड वी हैव टोटल 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स। तो हमारे रिब्स में कितने बोन्स होते हैं? मतलब रिब्स के कितने बोन्स होते हैं? तो 12 पेयर होते हैं। देखो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा लेकिन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ओके, क्योंकि 12 रिब्स जो है हमारे राइट साइड में आएंगे एंड 12 रिब्स जो है हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे। तो 12 हो गए 24। इन शॉर्ट रिब्स के टोटल 24 बोन होते हैं, इसलिए बोला गया है 12 पेयर्स, 12 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 12 ऑन द राइट साइड। ये बात तो आपको काफी इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन बिटवीन दिस वी हैव 11 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सिंपल सी बात है, 12 पेयर ऑफ रिब्स है तो उनमें से बीच में आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आ रहे हैं तो वो 11 में ही आ जाएंगे। टोटल 11 इन नंबर ही होंगे। ओके, सो 11 पेयर्स बोलेंगे। ओके, 11 आपके लेफ्ट साइड में और 11 आपके राइट साइड में, ऐसे करके 11 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी क्या हो रहा है फंक्शन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेरिक मसल विल टेक्स प्लेस। जब कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो डायफ्राम जो डोम शेप स्ट्रक्चर था, डायफ्राम जो डोम शेप स्ट्रक्चर था, अब वो अपनी जगह से हट के ऐसे फ्लैट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो एकदम फ्लैट हो जाएगा। ओके, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल इंक्रीज। क्या हो रहा है? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम आपका जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
एंड दूसरा सिनेरियो देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। पहला क्या था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेनिक मसल्स, अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल टेक प्लेस। इसके वजह से क्या हो जाता है, आपके रिब केज को इट विल मूव अप एंड आउटसाइड, मतलब छाती जो है ना वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करके बाहर के डायरेक्शन में आती है। ठीक है, ट्राई करके देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होना जरूरी भी है, क्योंकि देखो नाउ द वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर विल डिक्रीज। इफ प्रेशर इज डिक्रीज, कितना प्रेशर डिक्रीज होता है, -2 टू -6 mmHg। ये वैल्यू भी एक याद रख लो, कितना प्रेशर डिक्रीज होता है, -2 टू -6 mmHg। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव प्रेशर। Therefore, the air has to move from the higher pressure, that is from the atmospheric to the lungs. Okay, समझ में आ रही है, to the lower pressure जो कि हमारे lungs में create हो रहा है। मतलब air का movement कहाँ से हो रहा है, from the atmosphere to into the lungs you can say. Fine. तो ये आपको कंपलसरी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गया इंस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका ठीक उल्टा करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या, कि वो एक्सपीरिएशन प्रोसेस है। ठीक है, तो लेकिन वो सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लेनेशन पॉइंट। तो देखो, इंस्पिरेशन वाला टॉपिक चालू होने वाला है, ध्यान देना ठीक से। ठीक है, सी, it is the process by which the fresh air enters the lungs. The diaphragm, intercostal muscles and abdominal muscles plays an important role. So सबसे पहले diaphragm, okay, becomes flat and gets lowered by the contraction of its muscles fiber, thereby increasing the volume of the thoracic cavity in length. ओके, ये तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोगों ने उतना ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी ध्यान में रखा तो भी आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, आपके क्वेश्चन उतने छोटे एक्सप्लेनेशन से भी मिल जाएंगे। ठीक है, दैट यू कैन से समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ध्यान दो यहाँ पे, सेकंड वाला क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आफ्टर डायफ्राम के बारे में यही पढ़ा था। ठीक है, तो देखो, ऑकर्स बिटवीन द रिब्स, फाइन, these muscles contract and pull the ribs and the sternum upward and outward, okay, thus increasing the volume of the thoracic cavity. Now let's talk about the abdominal muscles. Okay, during this period of time the abdominal muscles are actually relaxed, allow the compression of the abdominal organs by the diaphragm. The abdominal muscles plays a vital role and passive role in inspiration. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी नोट क्या बोलता है यहाँ पे, सी, muscles of the diaphragm and external intercostal muscles are the principal muscles of the inspiration। मतलब ये दो muscles के वजह से ही हमारा inspiration जो process है वो complete होता है successfully। अब contraction की बात हो गई, तो अभी movement of air की बात कर लेते हैं। देखो, the movement of the fresh air into the lungs तो कैसे होता है, thus the overall volume of the thoracic cavity has to be increased, as a result there is a decrease of the air pressure in the lungs। Okay, so the greater pressure outside the body now causes the air to flow rapidly into the external nares, that is nothing but the nostril part, okay, and through the nasal cavity into the internal nares। Okay, नाउ अगर इसको पूरा समरी को मैं एकदम शॉर्टकट में दिखाऊं तो ये रहा, एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल कैविटी, फिर इंटरनल लेयर से होते हुए फैरिंग्स में, फैरिंग्स से होते हुए ग्लॉटिस में, लैरिंग्स में चले जाएंगे, फिर ट्रकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलर डक्ट्स एंड फाइनली टू द एल्वियोलाई। तो ये एक पाथवे आपको याद रखना है, ये एक सीक्वेंस है जो कि आपको इजीली क्वेश्चन बनाने के लिए, डील करने के लिए मदद कर जाएगा। ठीक है, नोट क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द एल्वियोलाई oxygen passes into the blood, that is very important because the blood is only the thing which is going to be circulate in the body। Okay, so see, blood of the capillaries and carbon dioxide diffuses out from the blood to the lumen of the alveoli। मतलब gases exchange हो चुकी है। देखो, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के अंदर एंटर कर गया, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रॉम द एल्वियोलाई द ऑक्सीजन हैज बीन एंटर इनटू द ब्लड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो इंस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, सो अभी इसी के जैसे हम लोग एक्सपिरेशन वाले टॉपिक को भी डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हो जाए हमारा एक्सपिरेशन का छोटा सा समरी। ओके, तो चलो उसके तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा एक्सपिरेशन वाला सिनेरियो। ओके, जो कि एक्सेलेशन हम लोग जिसको कहते हैं, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द इनहेलेशन। ओके, इट इज, सी, फोर्सफुल एक्सेलेशन भी कहते हैं, जिसको एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे मसल्स कौन से काम करते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि अगेन 11 पेयर ही होंगे, लेकिन 12 पेयर ऑफ रिब्स के बीच में होंगे। ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स, ऊपर क्या था, फेरनिक मसल्स, अभी क्या पढ़ रहे हो, एब्डोमिनल मसल्स को लेके पढ़ रहे हो। डायग्राम देखो, वही टाइप का डायग्राम है, ये आपके सामने ओरिजिनल पोजीशन है।
ओके, रिप केज की, फाइन, लंग्स की मतलब ओरिजिनल प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा ऑर्गन्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑर्गन्स के जो मसल्स है वो हमारे लंग्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, रिप्स के साथ अटैच है बोल सकते हो, फाइन। सो सी, और ये जो बाहर की पोजीशन है ये इनहेलेशन के समय हुई थी, क्योंकि चेस्ट जो है वो ऊपर उठ के बाहर आती है। अभी वैसा नहीं होगा, अभी ऊपर उठ अभी तो ये अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, सी, contraction of both the muscles will decrease the volume of the thoracic cavity, results in the increase in the pressure. Air from the lungs has to move to the atmosphere, that is nothing but moving outside. Okay, so contraction of both the muscles, abdominal muscles and the, you can say, internal intercostal muscles, these are undergoing contraction, and there will be decrease in the volume of the thoracic cavity which results in the increase in the pressure. Okay, अब नीचे क्या है, ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो अभी एक्सपिरेशन वाले टॉपिक को खत्म करते हैं फटाफट। सी, it is a process by which the fall air, that is nothing but rich of carbon dioxide, which is like you can say highly concentrated है ना, मतलब क्या, deoxygenated type of blood, क्यों deoxygenated type of blood, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का concentration सबसे ज्यादा है, it has to expelled out from the lungs. Okay, so expiration is a passive process which occurs as follows. तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे आ रहा है diaphragm. Okay, the muscle fibers of the diaphragm relaxed, making it convex, decreasing the volume of the thoracic cavity. Okay, now see the internal intercostal muscles, what will happen to this, these muscles contract so that they pull the ribs downwards and inward, decreasing the size of the thoracic cavity. Okay, so now abdominal muscles को लिखो, देखो, contraction of the abdominal muscles such as external and internal oblique muscles compresses the abdomen and pushes it contents, that is a viscera, towards the diaphragm. Note, the internal intercostal muscles and the abdominal muscles are actually the muscles of the expiration. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सिनारियो है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपिरेशन वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी एयर को बाहर जाना बाकी है। देखो, moment of the fall air out of the lungs, so thus the overall volume of the thoracic cavity has to decrease, and the goes fall air goes outside from the cavities of the alveoli in the following manner. So जैसे कि हम लोगों ने ऊपर लिखा था उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एल्वियोलाई से चालू हो जाएगा प्रोसेस, है ना। तो एल्वियोलाई से एल्वियोलर डक्ट, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, फिर ट्रकिया, लैरिंग्स एंड देन ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस से सीधा ओपनिंग हो जाएगी फेरिंग्स में, इंटरनल नेयर्स, नेजल कैविटीज, external layers, and the things has to move outside. Okay, so process of expiration is simpler than that of the you can say inspiration. इंस्पिरेशन को थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन फाइनली काम हो ही जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच वेरी मच क्लियरली। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, टेक केयर, बाय बाय।